क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता है, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU, जामिया, BHU और दूसरे इंट्रेंस की तैयारी भी कराए जाते हैं। हम लोग कर रहे हैं अभी फिज़िक्स 12th क्लास ऑल्टरनेट करंट शुरू कर रहे हैं। देखते ही ये ऑल्टरनेट करंट का हेडिंग दिया हुआ है, क्या होता है ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट नाम से समझ में तो आ ही रहा होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट करंट जो अल्टर होते रहता है, अल्टरनेट यानी अल्टर होते रहता है, चेंज होते रहता है, जो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा गया, जब ऑल्टरनेट करंट जैसे AC हम लोग बोलते हैं, एक होता DC, एक होता AC। DC होता डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है टाइम के साथ साथ, टाइम चलता रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम रहता है। लेकिन ऑल्टरनेट करंट में क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होते रहता है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको एक ग्राफ से अगर पहले दिखाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो AC को अगर दिखाएंगे तो ये एक करंट AC है, ये ऑल्टरनेट करंट, ठीक है। यहाँ पे करंट का वैल्यू जो है ना 0 है। थोड़े टाइम में करंट बढ़ के इतना हुआ, फिर 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 मैक्सिमम करंट आ गया, पीक वैल्यू आ गया, ठीक है ना, मैक्सिमम करंट हो गया। अब उसके बाद फिर करंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और यहाँ पे फिर करंट 0 हो गया। तो ये टाइम जो है ना यहाँ से बढ़ता जा रहा है, और जैसे टाइम बढ़ रहा है, करंट बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम लिमिट तक गया, और फिर वहाँ से घटते घटते फिर 0 पे आ गया। तो टाइम के साथ साथ करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है। इतना ही नहीं, बल्कि जब ये देख रहे हैं तो इसके बाद जो करंट इधर नीचे जाने लगेगा, ये फिर बढ़ने लगा करंट। लेकिन इसका क्या है कि इसका डायरेक्शन बदल गया। पहले ये एक्स एक्सिस के ऊपर था, पॉजिटिव में था, अब ये डायरेक्शन बदल कर नीचे चला गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदल गया। जो राइट टू लेफ्ट अगर जा रहा था इस वाले केस में, तो अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है इस वाले केस में, तो डायरेक्शन भी बदलता है। और ये देखिए फिर अभी भी इसके आगे ये फिर करंट घटता जा रहा, घटता जा रहा, घटता जा रहा, घट के फिर ये 0 आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, कंप्लीट सर्कल, वो सर्किल कंप्लीट हो गया। अब फिर यहाँ से इसके बाद आगे के अगर जाते हैं हम लोग, तो क्या देखते हैं कि यहाँ से फिर करंट जो है ना बढ़ने लगता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, ठीक है ना। ये फिर मैक्सिमम यहाँ पे आ जाता है ये। तो इसी को ये रिपीट करेगा फिर दोबारा से। तो एक जो कंप्लीट ऑसिलेशन है वो यहाँ से चल के मैक्सिमम पे जाता है, फिर 0 पे आता है, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम पे जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे आता है। तो क्या देख रहे हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड and direction of current changes, and this current is called alternate current, ठीक है। तो क्या लिखेंगे alternate current का? the current whose magnitude and direction is changes periodically, ठीक है ना। पीरियोडिक मतलब टाइम के साथ साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी चेंज होते रहता है। इस करंट को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट करंट।
तो इस तरह का ऑल्टरनेट करंट का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ये जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर जीरो, जीरो से फिर मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, और फिर मैक्सिमम से फिर जीरो की तरफ जाता है। ये एक ऑसिलेशन कहलाता है। ऐसा ग्राफ हम लोगों ने 11th क्लास में SHM में भी किया है। SHM होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। और जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं, जैसे हम लोगों ने टाइम के साथ यहाँ लिखा ना, पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, तो जो भी पीरियोडिक यानी कि टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो उसके इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्मेटिकल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग SHM को प्लॉट करते थे और वहाँ से यहाँ पे आते हैं। क्या बताया कि एक हमारा जो पार्टिकल SHM करता था उसका भी ग्राफ हम लोग दिखाते थे कुछ इस तरह से। ये हमारा ऑसिलेट करता था। ऑसिलेशन का हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ये एक मीन पोजीशन था, ठीक है, मीन पोजीशन था। तो बॉडी जो ना यहाँ मीन पोजीशन पे यहाँ पे है, मीन पोजीशन पे यहाँ पे है। ये बॉडी पेंडुलम जो है, बॉब जो है यहाँ पे मीन पोजीशन पे है। सर्कल में अगर दिखाएंगे तो यहाँ दिखा रहे हैं, और वेव के फॉर्म में दिखाएंगे तो यहाँ पे। जैसे जैसे ये एक एक्सट्रीम की तरफ जाता था, ये एक एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये हमारा एक एक्सट्रीम से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल कवर कर रही है यहाँ से ऐसे। तो ये जो एंगल कवर कर रहा है ये थीटा एंगल, ठीक है, ये भी यहाँ से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल। ये यहाँ से गया एक्सट्रीम पे, फर्स्ट एक्सट्रीम पे गया, ठीक है। अब ये जब नेक्स्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, तो फिर इस पे रीस्टोरिंग फोर्स काम करता था, बताया था। वहाँ पे जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है एक वेट m × g, और ये एक टेंशन इसके अगेंस्ट में इधर लेंगे, ये mg cos थीटा आता था, और ये एक कंपोनेंट इधर mg sin थीटा आता था। ये mg sin थीटा रीस्टोरिंग कंपोनेंट होता है, ये इसको वापस खींचता है। तो ये एक्सट्रीम जाने के बाद, ये जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, ये mg sin थीटा बढ़ता जा रहा होगा, क्योंकि थीटा एंगल बढ़ता जाता है। फिर उसकी वेलोसिटी कम होते 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 होते, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर रुक जाता है। फिर mg sin थीटा काम कर रहा होगा, उसकी वजह से वो बॉडी वापस लौटने लगता है। तो जब ये फिर बॉडी यहाँ से वापस लौटने लगा, ये यहाँ पे, ठीक है, इधर मीन पोजीशन की तरफ, ये जो मिक्स एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, फिर ये मीन पोजीशन पे सर्कल में अगर दिखाएंगे तो ऐसे आने लगेगा, और अगर यहाँ से दिखाए तो एक्सट्रीम से ये फिर मीन पोजीशन पे यहाँ चलने लगेगा, और फिर ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि दोबारा ये मीन पोजीशन पे लौट के आ गया, तो ये मीन पोजीशन पे आ गया। ये इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को मीन पोजीशन बताते हैं। तो यहाँ से ये मीन पोजीशन पे आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये वापस आ गया। लेकिन इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। इनर्शिया, ये मोशन में है तो ये फिर दोबारा दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाने लगेगा, ऐसे मोशन की वजह से। जैसे हम लोग झूला झूलते हैं, दरख्त में रस्सी बांध के बैठ जाते हैं, मार धक्का दे धक्का, तो ऐसा धक्का मारते हैं तो उधर जाता, फिर उधर से वापस खुद ही जाता पीछे, तो इनर्शिया की वजह से। तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये तो नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ। इसमें दिखाएंगे तो ये इधर एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ठीक, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब फिर रीस्टोरिंग फोर्स जैसे उधर काम करता वैसे इधर भी काम करने लगा, और ये बॉब जो है ना, बॉडी जो है ना, वापस चलेगा मीन पोजीशन के लिए। फिर ये भी मीन पोजीशन यानी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया ये, और ये यहाँ से फिर ओरिजिनल पोजीशन ये आ गया। कितनी बात सुनी? तो ये दोबारा से यहीं पे, सॉरी, ये मीन पोजीशन पे आ गया, और अब ये फिर रिपीट करेगा, जो पहले हुआ था उसी को रिपीट करेगा। तो एक ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन जो करता है वो हम उसको इस तरह दिखाते हैं, सर्कल में ऐसे दिखाते हैं, वेव के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे जो एंगल था कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा था, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था तो, और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा था तो कंटिन्यूस डिक्रीज कर रहा था। तो क्या हुआ कि ये जो ऑसिलेट कर रहा है, इसमें करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है ये बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूस, फिर यहाँ घटता गया, फिर इधर नेक्स्ट अपोजिट में जीरो आ गया, फिर नेक्स्ट अपोजिट में बढ़ा, फिर यहाँ पे घट के जीरो हो गया। तो ये करंट जो ना कंटिन्यूसली पीरियोडिकली चेंज होते रहता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होते रहता है।
अगर हम लोग इसको यहाँ से देखें, मान लो यहाँ पे बॉडी यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसका एंगल यहाँ पे कितना थीटा एंगल कवर कर लिया। बॉडी यहाँ था पहले और मूव करते हुए यहाँ चला गया, ठीक है, तो ये हमारा थीटा एंगल ले लिया। अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये जो है रेडियस है, आर है, रेडियस है, और ये बेस है, एक्स एक्सिस है ये, और यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये जो लेंथ है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जो है हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, मान लो यहाँ से ए ओ एम ले लेते हैं, तो ए एम अपॉन ओ ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन ओ एम परपेंडिकुलर ओ ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। ए एम को लिखेंगे वाई और ओ ए को लिखेंगे हम लोग आर, वाई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। ये हमारा रिलेशन आ जाता है वाई। वाई जो है ना डिस्प्लेसमेंट है। देखो पहले वाई यहाँ पे, जब बॉडी यहाँ पे था, मीन पोजीशन पे था, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था वाई में, वाई जीरो था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाने लगा, थोड़े थोड़े एंगल ये बढ़ता जा रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है, ये वाई में डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है। तो वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी, जो वाई के एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। तो ये जो साइन थीटा है, ये साइनोसाइडल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये साइन में रिप्रेजेंट किया। इसको हम लोग कॉस से भी कर सकते हैं, कितनी बात सुन में, कॉस से भी कर सकते हैं। तो जब भी कभी कोई कंटिन्यूअस मोशन होता है या चेंजेस होते हैं, तो उसको हम लोग साइन से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, कॉस से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाई में लिया था तब तो साइन हो रहा है, और बेस से लेते हैं ना एक्स के टर्म में, बेस में, तो कॉस आ जाता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। यहाँ ये जो आर है ये रेडियस है, और सर्किल में रेडियस सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है। रेडियस से बड़ा कोई डिस्टेंस होगा अगर सर्किल में है, तो अगर उससे बड़ा डिस्टेंस तो पॉइंट बाहर हो जाएगा सर्किल से, और उससे छोटा लेंगे तो सर्किल के अंदर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आर के बराबर होता है। तो ये आर जो है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कितनी बात में। तो वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एसएचएम में किया था और बहुत सारी बातें की थी। ऐसे ही ये चूँकि ये पेंडुलम का मोशन सर्किल में दिखा है, सर्किल को हम लोग ऐसे भी दिखा रहे हैं। ये जो मोशन है एसी का है, कितनी बात में, एसी का मतलब करंट का जो वैल्यू है, जैसे ये वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है एंगल पे, थीटा पे। जितना एंगल कम होगा साइन का वैल्यू उतना ही कम आएगा, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है ना। तो 0 से 90 के बीच में लेंगे तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाई का वैल्यू बढ़ता जाएगा। साइन 90 पे वाई मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो फिर वो घटने लगता है, कितनी बात सुन में। तो 0 से 90 के बीच का अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ना साइन 90 पे होता है, या एंगल के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू बढ़ते रहता है। ऐसे यहाँ पे जो वाई जो आई है, करंट है, ऑल्टरनेट करंट, वो उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो एंगल के टर्म में चेंज होता रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे कितना करंट है, तो इस करंट को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, करंट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि ऑल्टरनेट करंट कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। अभी बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर में ज़्यादा हो गया, फिर थोड़ी देर में उससे ज़्यादा हो गया, फिर थोड़ी देर में उससे भी ज़्यादा हो गया, या घट रहा है तो अभी घटा, थोड़ा सा घटा, इतना हो गया घट के, अब उसके बाद थोड़ी देर में थोड़ा और घट जाएगा और दूसरा हो गया, फिर अगले बार में थोड़ा और घट जाएगा। तो कंटिन्यूअस वैल्यू उसका इंक्रीज या डिक्रीज होते रहता है। तो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना करंट है, उस करंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ऑल्टरनेट करंट में इंस्टेंटेनियस करंट ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे करंट एक शॉर्ट टाइम के लिए ही उतना करंट मान सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम चेंज होगा और करंट का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, कितनी बात सुन में। तो इंस्टेंटेनियस करंट किसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये ग्राफ बनाएंगे, बनाइए इसे, ये आता है ये, ठीक है।
आता है तो ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं और इंस्टेंटेनियस करंट करते हैं कि करंट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ current at a particular moment of time is called instantaneous current। इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। एक खास, जैसे यहाँ से हम लोग कहीं पे भी किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे निकालें तो उसका जो करंट होगा इंस्टेंटेनियस करंट कहलाएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। और अगर हम लोग जैसे ये वाला जो अल्टरनेट करंट को हम लोग रिप्रेजेंट किया, अभी यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट किया था ना, इसको हम लोग सर्किल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम लोग करंट को, मैक्सिमम करंट को, ये हम लोग का करंट है, ये करंट यहाँ से था, जीरो करंट था मान लो ये यहाँ पे, अब ये करंट बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया, यानी ये यहाँ पे गया। अब यहाँ पे हमें करंट बताना कितना होगा, यहाँ पे करंट बताना कितना होगा। तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर, ये इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल ले लिया थीटा, और ये जो करंट है ये आई है, और ये जो रेडियस होगा ये आई नॉट ले लेते हैं। आर तो होता है रेडियस, मैक्सिमम डिस्टेंस, मगर हम लोग डिस्टेंस नहीं करंट में ले रहे हैं इन टर्म ऑफ करंट। तो ये जो करंट होगा ये एक्स में देख रहे थे हम लोग, एक्स में डिस्टेंस में देख रहे थे उसको, अब हम करंट में देखते हैं। तो ये यहाँ पे इतना करंट है, और ये जो ना मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो आई मैक्सिमम करंट है, और ये एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आई अपॉन आई नॉट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, ये हमारा जगह। तो किसी भी मोमेंट पे कितना करंट है उसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, और इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा के बराबर है। थीटा जो है ना एंगुलर डिस्टेंस होता है, ये थीटा जो है ना एंगुलर डिस्टेंस होता है। थीटा को ओमेगा टी यानी एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो थीटा को अगर हटा देते हैं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, 2 पाई अपॉन टी, ठीक है ना। तो ये इसको अगर लिखेंगे आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू हो गया, ओमेगा का वैल्यू हो गया, ये स्मॉल टी हो गया टाइम पीरियड। कितनी बात सुने, टी जो है कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक बार पूरा ऑसिलेट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और 1/t को f बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो ये जो 2 पाई अपॉन टी है तो ये 1/t बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ आई नॉट साइन 2 पाई 1/t इंटू स्मॉल टी, ऐसे लिख सकते हैं। 1/t को f लिख देंगे तो आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला लास्ट तक जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी तक। वैसे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, अलग अलग टर्म में है। ये थीटा के टर्म में है, ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है, ये टाइम पीरियड के टर्म में है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में कर दिया, ठीक है ना। जैसा इन्फॉर्मेशन होता है उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन अगर दे रखा तो सॉल्व करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, ऐसे हम लोग लिखते हैं। आई नॉट मैक्सिमम करंट कितना इसमें जा सकता है, ये जो पिक वैल्यू होता है ना,
इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, और बाकी इसके बीच में मैक्सिमम से कम होता है। तो किसी भी मोमेंट पे कितना करंट है, इस इंफॉर्मेशन से हम लोग निकाल के बना सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे। कितनी बात समझ में आई? ये तो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का रिलेशन यहाँ तक आ गया। ये हम लोगों ने दिखाया है साइन के टर्म में। चूँकि करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग साइन से भी दिखा सकते हैं और कॉस से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉस से दिखाते हैं, अगर करंट को, इंस्टेंटेनियस करंट को कॉस से दिखाते तो I = I0 cos थीटा ऐसे दिखाएंगे। बेस अपन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो होगा। कहने मतलब दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी बात है। कितनी बात समझ? तो हम लोग कॉस से भी दिखा सकते हैं, और बाकी जो चेंजेस हैं इसी को उसी तरह से लेके चलेंगे। I0 cos ω t, I0 cos 2π/T into small t, I0 cos 2πf into t, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस तो हम लोग कॉस के टर्म में भी और साइन के टर्म में भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो मेनली हमारा जो चेंज होता है परपेंडिकुलर से दिखाते हैं, क्योंकि ये हम लोग ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और इसको जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग तो इस तरह सर्किल में दिखाते हैं। हमने पीछे ग्राफ में दिखाया है उसको। और ये परपेंडिकुलर जो ना वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में दिखाते हैं। ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये वाला, ये यहाँ पे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वाई से दिखा रहे हैं हम लोग, यानी साइन से दिखा रहे हैं, साइन वाला। तो जो मेन रिप्रेजेंटेशन होगा वो साइन थीटा के टर्म में रहेगा। कॉस से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम बता रहे हैं। आगे चलें, आगे क्या बताया, बंद कर दो। अब ये हम बता रहे थे कि ये जो अल्टरनेट करंट है, टाइम के साथ साथ करंट का वैल्यू बदलता रहता है। किसी भी सर्किट में करंट किसकी वजह से होता है? बैटरी के सप्लाई से। बैटरी से हम लोग पोटेंशियल सप्लाई करते हैं और उसी पोटेंशियल की वजह से करंट होता है। कितनी बात में? ये अल्टरनेट करंट है, यानी करंट का मैग्नीट्यूड पीरियडिकली चेंज होते रहता है। तो जाहिर है जिस सोर्स से कनेक्ट किया गया है वो भी अल्टरनेट होगा, उसमें भी पोटेंशियल पहले कम होता होगा, फिर ज़्यादा होता होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होता होगा, मैक्सिमम होता होगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ते जाता होगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जाता होगा, क्योंकि सारे अपरेटस या सर्किट में जितने भी अप्लाइंसेस है सब तो ऐसे ही लगा हुआ है। करंट फिर चेंज कैसे होगा? क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो जो हम लोग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी कहते हैं अल्टरनेट ईएमएफ। क्या? अल्टरनेट ईएमएफ। क्योंकि वो जो पोटेंशियल प्रोवाइडर है, जो सोर्स है, वो भी उसी जिस मैग्नीट्यूड से पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा उसी के प्रोपोर्शनल सर्किट में करंट होगा। ठीक है, तो उस सोर्स को बोलते हैं अल्टरनेट ईएमएफ। ईएमएफ तो जानते हैं, सुना तो होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, माइकल फैराडे में भी हम लोग कर रहे थे चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो क्या बताए कि अल्टरनेट ईएमएफ को अगर लिखना चाहे तो जिस तरह से हम लोगों ने करंट लिखा है, रिप्रेजेंट किया करंट को, सेम उसी तरीके से ईएमएफ भी रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट हो ही नहीं सकता सर्किट में अगर ईएमएफ नहीं हो। इसका मतलब अगर करंट, अगर हम लोग अल्टरनेट करंट को बात कर रहे हैं तो उसका उसी तरह से सोर्स भी है। अल्टरनेट ईएमएफ भी कंटिन्यूस सोर्स प्रोवाइड कर रहा पोटेंशियल, जिसकी वजह से सर्किट में करंट बढ़ता या फिर घटता जा रहा है। तो जिस तरह से करंट का कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसी सर्किट के अंदर, उसी तरह से ईएमएफ भी सर्किट में कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अगर हम लोग लिखना चाहते हैं किसी टाइम में तो E = E0 sin थीटा, E0 sin
ओमेगा टी ए नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ठीक है। ए नॉट 2 पाई साइन 2 पाई एफ टी, ये हमारा ई, ये इंस्टेंटेनियस का, ये हम लोग चेंज दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है तभी इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है सर्किट के अंदर, और दोनों ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ेगा वैसे वैसे सर्किट में करंट भी बढ़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं। करंट कंटिन्यूअस चेंज होगा तो किसी वक्त अगर हमें करंट का या हीट का या चार्ज को कैलकुलेट करना है तो वो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ टर्म ले लिया गया है और एग्रीगेट वैल्यू से उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगला जो टर्म है एवरेज करंट मीन करंट, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, एवरेज करंट मीन करंट। वैसे एवरेज करंट मीन करंट का क्या मतलब होता है, कुछ पता? एवरेज तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में किया होगा, स्टैटिस्टिक्स में, मीन, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीन। और एवरेज, एवरेज जब यूज़ करते हैं जब कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज इक्वल चेंजेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होता और कम ज़्यादा होते रहता है। जैसे कोई बॉडी मूव कर रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो टोटल कितना डिस्टेंस गया कितने टाइम में, तो उसका एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। ऐसे यहाँ पे जो चार्जेस है हर टाइम में बराबर नहीं जाता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज करते हुए चले जा रहा, तो सर्टेन टाइम तक कितना चार्ज गया और कितना टाइम लगा है, उस चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा, और वो होगा एवरेज करंट मीन करंट। तो इसका एक रिलेशन है, उस रिलेशन को करते हैं डिफाइन करके आगे मीन करंट एवरेज करंट, ठीक है ना। क्या बताया कि जैसे ये जो चार्ज है, यहाँ से जो चार्ज चलना शुरू हुआ है, करंट का मतलब क्या हुआ, चार्ज। जैसे यहाँ करंट थोड़ा ज़ीरो था तो चार्ज ज़ीरो था, जैसे थोड़ा सा करंट बढ़ा यानी चार्ज बढ़ा चलने के लिए, और करंट बढ़ा इसका मतलब और ज़्यादा चार्ज चल रहा पर यूनिट टाइम में। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है इसका मतलब चार्जेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा, ये यहाँ से लेके पूरा एक बार ये यहाँ से यहाँ जाता मैक्सिमम, फिर मीन पोजीशन, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम, फिर मीन, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। और इसके लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा टोटल एक ऑसिलेशन है उसके लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और ये 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टाइम पीरियड। देखो एक यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ये मीन पोजीशन मिनिमम आ गया, फिर ये मैक्सिमम आ गया अपोजिट डायरेक्शन में ये मीन। तो यहाँ से T/4 टाइम लगता है, यानी मीन पोजीशन से यहाँ तक जाने में T/4 टाइम लगता है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 2T/4 लगता है, यानी एक ये 1T/4 है, 4 पार्ट में डिवाइड था ना, तो ये 1T/4 है, ये 2T/4 है, ये 3T/4 है, और ये 4T/4 है, ये वाला। कितनी बात सुन में? अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये T/4 टाइम लग जाएगा, ये T/2 टाइम लगेगा ऐसे, और ये 3T/4 लगेगा, और ये T यहाँ पे आके T हो जाएगा। कितनी बात सुन में? तो ये जो टाइम के साथ साथ इसका अलग अलग पीक या अलग अलग एक्सट्रीम दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 0 टाइम पे था, T/4 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, 2T/4 या T/2 पे ये मीन पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना, और 3T/4 पे वो एक्सट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पे आ गया, और 4T/4 या T टाइम के बाद फिर वो मीन पोजीशन पे आ गया। इस तरह से ये ऑसिलेट करता है, मीन पोजीशन को मूव करता है, करंट का वेरिएशन दिखाता है, ठीक है। इस तरह से करंट वैरी करता है। अब आगे बुलाया क्या कि ऑल्टरनेट करंट में ये पॉजिटिव पार्ट है, ये एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव पार्ट है, ये एक्सिस के नीचे है नेगेटिव पार्ट है। अगर नेट निकालें तो जितना ये पॉजिटिव होगा
उतना ही ये नेगेटिव होगा, दोनों को प्लस करेंगे 0 होगा। यानी एक ऑसिलेशन में नेट चार्ज कितना गया? 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज, क्या बोल रहा हूँ मैं, करंट नहीं, चार्ज बोल रहा हूँ मैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन से यानी ऊपर, उतना ही नीचे भी आएगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, और नेट चार्ज पासेस थ्रू वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 0। अब हम लोग लिखना चाहते हैं कि सिर्फ हाफ में यानी T/2 में हाफ टाइम में कितना चार्ज सर्किट में गया, कितना चार्ज सर्किट में गया, और T/2 से उसे डिवाइड कर देंगे तो टोटल चार्ज हो गया वो, और T/2 टाइम उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज या मीन कहलाएगा। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन लिखा हुआ, मैं उसको लिख के दिखाता हूँ, क्या दे रखा उसके बाद समझाता हूँ। मीन करंट, मीन करंट is the steady current, steady current steady current, the amount of charge, amount of charge passes through, the amount of charge passes through the circuit in half time T/2 in the circuit, half time in the circuit is equal to the charge passes through the same circuit, through the same circuit in same time interval, same time interval by AC, alternate current। इसे समझ लेते क्या दे रखा है ये। मीन करंट इज द स्टेडी करंट, करंट यहाँ कॉमा है, स्टेडी करंट, मीन करंट को स्टेडी करंट बोलते हैं या वो स्टेडी करंट है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द सर्किट इन हाफ टाइम in the circuit is equal to the charge passes through the same circuit in the same time interval by AC। ठीक है, क्या बताया कि एक सर्किट है, स्टेडी करंट या मीन करंट को जब पास करेंगे तो हाफ टाइम में उतना चार्ज पास करेगा, हाफ टाइम में उतना चार्ज पास करेगा जितना अल्टरनेट करंट हाफ टाइम में उसी सर्किट में चार्ज पास करेगा। समझ में आता है नहीं? अब मान लो एक अल्टरनेट करंट को हम लोग सर्किट में डालें तो अल्टरनेट करंट जा रहा होगा, तो अल्टरनेट करंट चार्ज जा रहा होगा ना, करंट का मतलब चार्ज चल रहा होगा। और अल्टरनेट करंट में क्या होता है, यहाँ पे चार्ज 0 होगा, फिर चार्ज बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा चार्ज, तो करंट भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। फिर यहाँ पे करंट घटेगा मगर चार्ज घटेगा, करंट घटेगा तो चार्ज भी घटेगा, जो अमाउंट ऑफ चार्ज चल रहा है वो कम होता जाएगा, कम होते 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 यहाँ पे करंट 0 हो गया, यानी कि चार्ज जो ज़्यादा 0 हो गया। अब इस पूरे हाफ टाइम में टोटल चार्ज कितना गया होगा, टोटल चार्ज कितना गया होगा?
पर कम से ज़्यादा होते होते फिर ज़्यादा से कम होते होते बहुत सारे चार्ज के होंगे। उतना चार्ज एक स्टेडी करंट को ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, वो उतना ही करंट चलता रहेगा और उतना ही टाइम में, हाफ टाइम जितना इसमें हाफ टाइम लगे उतना ही हाफ टाइम में वो उतना चार्ज पास कर देगा जितना कि अल्टरनेट करंट से चार्ज जा रहा है। कुछ बात समझ में आई? यानी स्टेडी करंट हाफ टाइम में उतना ही चार्ज पास कर देगा सर्किट के अंदर जितना कि अल्टरनेट करंट हाफ टाइम में उसी सर्किट में चार्ज पास किया है। ये मतलब हुआ इसका मीन करंट, एवरेज करंट, स्टेडी करंट का। स्टेडी करंट एक ऐसा करंट जो लगातार उतना ही पास करेंगे और हाफ टाइम में उतना चार्ज वो भी पास कर देगा जितना कि अल्टरनेट करंट उस सर्किट में हाफ टाइम में चार्ज को पास कराता है। कितनी बात समझ में? आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते, कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है ना? आगे चले। एक आदमी कर रहा है नौकरी, एक आदमी कर रहा है नौकरी मतलब जॉब कर रहा है, और एक आदमी कर रहा है बिजनेस। दोनों ने एक ही साथ काम शुरू किए तो एक को तो जॉब मिल गया, पहले ही महीने से उसको 20,000 रुपये मिलने लगे। नहीं, पहले महीना पूरा 20,000 रुपये, मज़े आ गए। लेकिन वो आदमी जो नौकरी का बिजनेस शुरू किया तो पहले तो वो 10 दिन यही सोचेगा मैं बेचूं क्या, केला बेचूं, सेब बेचूं, आलू बेचूं, सब्जी बेचूं, लोहा बेचूं, लक्कर बेचूं, दिल बेचूं, खुद को बेचूं। मैं बिजनेस में तो खुद को बेचने के मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, तो क्या बेचूं मैं। फिर एक डिसाइड करेगा, 2-4-10 दिन के बाद डिसाइड करेगा, फिर कहीं से सामान खरीद के लाएगा, कुछ पैसे लगाएगा, फिर पूरा करते करते महीने भर बीत गया, पता चला कभी घर से ही लग रहा है। नहीं, फिर लाया, बेचा, थोड़े से पैसे आया, फिर गया अगले दिन सामान खरीद कर लाया थोड़े से, क्योंकि 10-20 दिन तो ऐसे ही निकल गया था, कहाँ से कौन सा सामान कैसे आएगा, किधर से आएगा। कितनी बात में उसको समझने में ही लग गया 10-15 दिन 20 दिन। फिर 10 दिन काम किया तो ये हो गया, माल लाना, बाज़ार में बेचना, यहाँ ठिया लगाना, वहाँ ठिया लगाना, करने लगा। महीना बीत गया, उसको तो 20,000 आ गए, उसके तो मज़े आ गए दोस्त को। इसे महीने भर के बाद बस इतना समझ में आया कि ये काम ऐसे होता है, पैसा ले जाएंगे वहाँ सामान खरीद गए, यहाँ ठीला लगा देंगे। ठीक है, ठिया लगा रहे हैं रोड के किनारे, जैसे केले वाले बेचते हैं, पता चला पुलिस आ रही, रोड से पीछे करो। ठीक है, फिर पता चला 100 रुपया उसको भी रोज़ थमाना पड़ता है पुलिस वाले को ठेला लगाने के लिए। तो 100 रुपया ये भी रोज़ का खर्चा है। आप कमाओ ना कमाओ, 100 रुपया तो पुलिस को देने ही, क्योंकि डंडा मारेगा, और डंडा मारेगा तो आप दुकान गली ले जाओ, या रोड पे बेचना है तो 100 रुपया दो, रोड पे बेचो, लोग पब्लिक जाते आते खरीदेगी। तो ये भी एक खर्चा उसका उठ गया, कमाने प्रॉफिट में से ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये एक महीना बीत गया, ज़ीरो हो गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बस इतना हुआ, काम समझ में आ गया। नेक्स्ट मंथ में भाई के पास महीने लगते 20,000 और आ गया, चांदी कट गई। ठीक है, और टोटल 40,000 कमा लिया भाई 2 महीने में। अब ये दूसरे महीने में काम करना शुरू किए तो इनको पूरे महीने काम करने के बाद सिर्फ 10,000 रुपये बैलेंस बचा, मैंने प्रॉफिट हुआ 10,000। बाकी जो है ना सामान आना जाना बिकना दिखना होता रहा, लेकिन दूसरे महीने में 10,000 का प्रॉफिट हुआ। मैं एक जनरल बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल यही होता है। ठीक है, एक बात को समझ। तीसरे महीने में वो भाई का 20,000 खटाक से करना आ गया, 60,000। ये भाई का भी 18,000 प्रॉफिट हुआ इस बार। तो तीसरे महीने में कितना हुआ प्रॉफिट? 18,000। और पहले दूसरे महीने में कितना हुआ था? 10,000। तो टोटल कितना? 28,000। और उसका कितना हो गया? 60,000। टोटल अर्निंग उसकी 60,000 हो गई। इसके टोटल प्रॉफिट हुआ 28,000। चौथे महीने में वो भाई का मिला कितना? 20,000। लेकिन इसने लिया 23,000 प्रॉफिट चौथे महीने में, 3,000 रुपये ज़्यादा, क्योंकि बिजनेस है ना ये, तो इसमें तो बढ़ता था, घटता भी है, मगर घटने नहीं दे रहा हूँ मैं, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ाऊंगा पहले। ठीक है, 23,000 रुपये, तो पता ही है कितना हो गया? 61,000। लेकिन उसका हो गया 80,000। अगले महीने में उसको फिर भी मिल गया 1 लाख रुपये हो गया उसकी कमाई, मगर ये भी 30,000 के आसपास पहुंच गया, 30,000 के लगभग प्रॉफिट किया। तो कितना था हमारा? 61 पहले से था, 30 ये मिला, 91,000 इसके भी आ गए, मगर वो 1 लाख रुपये पे है, अभी 9,000 का डिफरेंस है। अगले महीने में 1,20 हो गया, वो अगले महीने में 1,20 हो गया, और इसका हो गया 35,000 प्रॉफिट। तो 91 में 35 प्लस कर दो, 126 हो गया, जो भी हुआ 126 हो गया। डिफरेंस कितना रह गया?
डिफरेंस 6 बढ़ गया इसका, क्योंकि वो तो एक बीसी हुआ है और ये 6 लीड कर गया। कितनी बात सुन में। ऐसे ही वो 7वें 8वें पूरे साल भर में वो 2,40,000 रुपये कमाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जब 35-40 तक पहुंचा, फिर अचानक मार्केट में कुछ वो हो गया, गड़बड़ी हो गई, मार्केट वो जो ग्रोथ ले रहा था वो ग्रोथ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद प्रॉफिट इसका कम होने लगा। पता चला छठे महीने में 40 के, छठे महीने में 40 हुआ था, उसके बाद 35 हो गया, फिर पता चला 25 हो गया, फिर पता चला 15,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। लास्ट में जाके फिर पता चला कि 5,000 की कमाई हुई, प्रॉफिट हुआ। तो टोटल इसने 20-20 करके 2,40,000 रुपये कमा लिया एक साल में। और इनका ऐसे ग्रोथ लेते लेते फिर डिक्रीज करते करते नेट इनका भी 2,40,000 रुपये कमाई हुई। कितनी बात सुनिए। तो उसका भी टोटल अर्निंग 2,40,000, इसका भी टोटल अर्निंग 2,40,000। लेकिन इसका वेरिएशन है, कम से ज़्यादा की तरफ जाते जाते फिर ज़्यादा से फिर कम होते होते फिर जाके वो 2,40,000 पे जाके रुका। लेकिन ये एक स्टीडी कमाता है, 20-20-20-20-20, ना ऊपर गया ना ऊपर नीचे गया। कितनी बात सुन, वो ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करता रहा। कितनी बात सुन में। तो ये हुआ स्टीडी करंट। मतलब स्टीडी करंट वो है जो जॉब कर रहा है, यानी एक ऐसा करंट जो हाफ लाइफ तक, हाफ टाइम तक उतना चार्ज को पास कर देगा जितना कि एक अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट जो वेरी कर रहा है, जितना कि वो अल्टरनेट करंट हाफ टाइम में कम से ज़्यादा से कम करके उतना चार्ज वो भी पास करेगा। इसे कहते हैं स्टीडी करंट, मीन करंट। मीन करंट एक ऐसा करंट है जो लगातार हाफ टाइम तक पास करेंगे तो टोटल चार्ज जो जाएगा वो उसके बराबर होगा जो अल्टरनेट करंट हाफ टाइम तक चार्ज को कंटिन्यूअस देता रहेगा, हाफ टाइम तक देता है, कम ज़्यादा करके जितना भी, मगर टोटल चार्ज उसमें भी उतना ही होगा और स्टीडी करंट से भी उतना ही होगा, मीन करंट से भी उतना ही होगा। कंसेप्ट समझ में आगे बात। अब चलते हैं स्टीडी करंट या मीन करंट या एवरेज करंट का क्या रिलेशन होगा, उसे ड्राइव करते हैं। कितनी बात में